हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिर से लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट हियर। आज का हमारा टॉपिक और क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट एंड गिव द वेरियस मेथड टू फोरकास्ट द एनवायरनमेंट। सो इसका आंसर स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट: द टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर रिलेटिंग टू द क्रिएशन, इंप्रूवमेंट, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज दैट इन्फ्लुएंस बिजनेस ऑपरेशन. It determine how good and service are produced, market and delivered. For example, the artificial efficiency, 5G network, green energy technologies have transformed इंडस्ट्रीज लाइक मैन्युफैक्चरिंग, बैंकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है। टेक्नोलॉजी चेंजेस आपको मालूम ही है, टेक्नोलॉजी चेंजेस वो होती है जब हम कोई चीज़ इन्वेंट करते हैं, किसी चीज़ में इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, कोई एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज में कोई चेंजेस कर रहे हैं, उसको हम टेक्नोलॉजिकल चेंज बोलते हैं। लेकिन जब वो टेक्नोलॉजिकल चेंज हमारे बिजनेस ऑपरेशन को अफेक्ट करती है, तब उसे हम टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट बोलते हैं। ठीक है। ये हमें कैसे अफेक्ट कर सकती है, ये हमें हेल्प करेगी, हमें बताएगी कि हमें कौन से गुड्स और कौन सी सर्विस को प्रोड्यूस करना है, हम किस वे से उसे मार्केट करेंगे, कैसे हम डिलीवर करेंगे। ठीक है। जैसे एग्जांपल, अब 5G नेटवर्क आ गया तो बैंकिंग में से बहुत जल्दी से सारा काम हो जा रहा है, फास्ट वे में काम हो रहा है। ठीक है। जिससे कि और अब बहुत ज़्यादा सुविधाएं आ रही है। ठीक है। ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, अब जैसे ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज होगी, अब ज़्यादातर लोग अपने हेल्थ को लेके कॉन्शियस हो गए हैं, ग्रीन इन्वायरमेंट का करते हैं। तो जैसे ममा अर्थ है, तो ममा अर्थ बोलती है कि हम अगर आप हमारा एक भी प्रोडक्ट खरीदेंगे तो हम एक प्रोडक्ट के साथ एक प्लांट लगाएंगे। तो इससे क्या हो रहा है कि ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी, तो ये सब किसके पार्ट है? टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के। ठीक है। अब हमारा है फर्स्ट सेकंड मेथड ऑफ फोरकास्टिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। फोरकास्ट करने के टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट में कितने वेज है? फर्स्ट इज एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड। फर्म्स कंसल्ट साइंटिस्ट, इंजीनियर, कंसल्टेंट, एकेडमिक्स टू प्रेडिक्ट टेक्नोलॉजिकल चेंज. एक्सपर्ट पैनल प्रोवाइड जजमेंट्स अबाउट द फ्लेक्सिबिलिटी, कॉस्ट एंड टाइमिंग ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज। ठीक है। इसमें क्या होता है ना, जो फर्म्स होती है वो जिस फील्ड में काम कर रही है उस फील्ड के एक्सपर्ट्स से वो कंसल्ट करती है, मतलब उनसे पूछती है कि उनकी कब कौन सी टेक्नोलॉजी आएगी, वो टेक्नोलॉजी कितनी कॉस्ट लगेगी, या वो टेक्नोलॉजी कितने वक्त तक टिकेगी, वो सब पूछती है। तो उसमें क्या होता है ना, एक्सपर्ट उन्हें अपनी जजमेंट देते हैं, अपनी राय देते हैं, अपना बताते हैं कि ऐसे ऐसे हो सकता है। तो उसको लेके उसे अनुमान लगाया जा सकता है कि इतनी कॉस्ट हमें अगले आने वाले टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट में लग सकती है, टेक्नोलॉजी चेंज में हमें इतने वक्त तक न्यू टेक्नोलॉजी आ सकती है। तो ये सब चीज़ों का हमें आंसर मिल जाता है। सेकंड इज डेल्फी टेक्निक, a structured form of expert opinion where a group of experts answer questionnaire in several rounds. After each round, a facilitator provide anonymous summarize and expert revise their answer until consensus is reached. ठीक है। डेल्फी टेक्निक्स में क्या होता है ना, कि जो फर्म्स होती हैं या जो भी जिन्हें एनवायरमेंट टेक्नोलॉजी एनवायरमेंट की फोरकास्टिंग करनी, वो क्या करते हैं, एक्सपर्ट्स से ओपिनियन लेते हैं। ओपिनियन ऐसे नहीं होता, ओपिनियन लेते हैं। और ओपिनियन कैसे लेते हैं, वो क्या करते हैं कि अलग अलग उसी सेम फील्ड के कितने सारे एक्सपर्ट्स को इकट्ठा कर देते हैं। ठीक है। जैसे अगर 4 एक्सपर्ट्स इकट्ठे कर लिए तो 5 एक्सपर्ट इकट्ठे कर लिए, वो हर एक एक्सपर्ट से अलग से एक सेम क्वेश्चन पूछते हैं और उसका आंसर लेते हैं। बाद में वो आंसर को, सारे एक्सपर्ट्स के आंसर को उठाते हैं, उसके एक समराइज बनाते हैं। और ऐसे ही अगर वो किसी भी डिफाइन पे आंसर पे नहीं पहुंचते तो फिर से सेकंड राउंड करते हैं, थर्ड राउंड करते हैं, तब तक ये करते रहते हैं जब तक उन सबके आंसर काफी हद तक सेम नहीं आ जाते। मतलब उनमें कहीं ना कहीं एक बोलते हैं ना कि कहीं ना कहीं एक जर्नल बोलते हैं ना, जनरल सलाह ना हो, मतलब कि उनमें सब में की जो राय है ना वो मैच ना करे। ऐसा ना कोई एक बोल रहा है कि मैं तो लेफ्ट की तरफ जा रहा है, एक राइट की तरफ, जब जाके वो दोनों की राय मैच करेगी, उसको लगेगा कि हाँ अब सब पैनल्स के आंसर कहीं ना कहीं मैच कर रहे हैं, अब वो सारे एक सही आंसर दे रहे हैं, तब जाके वो राउंड वहां रुकेगा। नहीं तो ये राउंड कंटिन्यूसली चलता रहेगा। आपने भी एक चीज नोटिस की होगी, जो एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड है उसमें भी हम एक्सपर्ट्स की कंसल्टेंट लेते हैं, और डेल्फी टेक्निक में भी एक्सपर्ट्स की ओपिनियन लेते हैं। इसमें फर्क ये है कि जो एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड होता है ना, तो आप कहीं पे भी जाके, जैसे आप जिस फील्ड में काम करो, आप उसके एक्सपर्ट से जाकर सीधा पूछ लेते हो। ठीक है। आप उससे कंसल्ट कर लेते हो। पर जो डेल्फी टेक्निक होती है ना, एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म है। ठीक है। स्पेशली का स्ट्रक्चर फॉर्म, मतलब यहाँ स्टेप टू बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप होता है। ठीक है। इसमें ऐसे ही नहीं होता कि आप किसी के पास भी चलेंगे, वहाँ पे एक पूरा पैनल बनता है, 4-5 एक्सपर्ट्स इकट्ठे किए जाते हैं। और स्पेशल सी जो डेल्फी टेक्निक होती है ना, उसमें बिल्कुल भी किसने कौन सी राय दी है, किसमें कौन सी जजमेंट दी है, उसका कभी भी दूसरे इंसान को पता नहीं लगने देते, क्योंकि यहाँ पे लिखा है एनोमियस समराइज। एनोमियस समराइज का मतलब होता है कि उस इंफॉर्मेशन की समराइज ही करनी, लेकिन विदाउट ये बताए हुए कि वो किसने उस वर्ड को दिया है या वो किसकी जजमेंट है। ठीक है। जो इंसान है उसको, उसका नाम छुपा लिया जाता है। ठीक है। उसको बताया नहीं जाता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ट्रेंड एनालाइज हमारा थर्ड है। ट्रेंड एनालाइज, हिस्टोरिकल डाटा अबाउट टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस इज एक्स्ट्रापोलेटेड टू फोरकास्ट फ्यूचर डेवलपमेंट। एक्स्ट्रापोलेटेड का मतलब होता है कि जब हम पिछले कुछ सिचुएशंस को लेके आज की सिचुएशन पे कुछ अनुमान लगाते हैं, उसको एक्स्ट्रापोलेटेड बोलते हैं। दिस मेथड इज क्वांटिटेटिव यूजफुल वेयर टेक्नोलॉजी ग्रोथ इन प्रेडिक्टेबल लेवल
प्रिडिक्टेबल पैटर्न, ठीक है। अब ट्रेंड एनालिसिस आपको मालूम ही लगा होगा कि ट्रेंड, ठीक है, इसमें क्या होता है ना, जो पिछले की हिस्टोरिकल डाटा खोली जाती है कि कब किस वक्त पे टेक्नोलॉजी में प्रोग्रेस आया है, कब चेंजेस आया, हम उसके हिसाब से अनुमान लगा लेते हैं कि अगले इतने टाइम तक आ सकता है। अगर हम रिपोर्ट्स में ये बताया कि एक एक साल के बाद इस प्रोडक्ट में चेंज आ रहा है या इस टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहा है, तो ये अनुमान लगा लिया जाता है कि अगले एक साल में फिर से दोबारा से चेंज आएगा। लेकिन ये तभी काम है अगर टेक्नोलॉजी का ग्रोथ एक प्रिडिक्टेबल पैटर्न में चल रही है। अगर ऐसा है कि कभी वो एक साल में आ रही है, कभी वो 10 सालों में कोई चेंज आ जा रहा है, तो ऐसे वो काम नहीं करेगी। ये एक एक अकॉर्डिंग एक तुक्का लग जाता है, एक अनुमान लगा लिया जाता है कि ऐसे-ऐसे हो सकता है कि इतने साल से ये फैशन, जैसे अब कोई क्लॉथ है, तो क्लॉथिंग सेंस है, तो भई ये 6 महीने तक ये डिज़ाइन चला है, फिर 6 महीने के बाद लड़कियों ने अपना ड्रेस डिज़ाइन चेंज कर लिया, तो एक प्रेडिक्शन लग गया कि 6-6 महीनों के बाद लोगों के अपना टेस्ट चेंज हो रहा है, ठीक है? तो वही इसने बोला है। तो हमारा 4th है सिनेरियो बिल्डिंग, मैनेज इवॉल्व अल्टरनेटिव व्हाट इफ सिनेरियो अबाउट द फ्यूचर टेक्नोलॉजी कंडीशन, ईच सिनेरियो एग्जामिन हाउ डिफरेंट लेवल ऑफ इनोवेशन और डिस्ट्रप्शन मे फेस द इंडस्ट्रीज, ठीक है। वही बोला कि इसमें क्या होता है ना कि जो मैनेजर होता है ना, वो क्या करता है, एक सिनेरियो क्रिएट करता है, ठीक है, व्हाट इफ। उसमें क्या करता है कि वो एक व्हाट इफ का सिचुएशन क्रिएट कर देता है, मतलब अपने आप ही इमेजिनरी बना लेता है कि अगर ये सिचुएशन है और इसमें अगर व्हाट इफ होगा, कि मतलब अगर ये हो गया, मतलब अगर हम कोई काम करें, जैसे हम एग्जाम्स देते हैं, ठीक है, तो एग्जाम में हम जब पढ़ते हैं पेपर, तो जब हम उसकी रिवीजन करते हैं तो हम कई बार बोलते हैं ना कि यार ये क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट तभी हमें ये आता है कि यार व्हाट इफ अगर ये क्वेश्चन आ गया बाई चांस, तब क्या करेंगे। तो हम सोचते हैं कि भाई उसका आंसर ना फिर ऐसे ऐसे लिख देंगे, इस क्वेश्चन से उठा के इसका लिख देंगे, नहीं तो फिर अगर नहीं बनेगा तो हम भाई यार इसको याद कर ले। तो वही चीज ने बोली कि व्हाट इफ का एक सिनेरियो बनाता है कि अगर ये काम नहीं हुआ, तब मुझे कौन कौन से उससे इनोवेशंस मिलेंगे और कौन कौन से उससे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़े। डिस्ट्रप्शन का मतलब वही है, डिस्टर्बेंस, ठीक है, कि आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, वो इस सब चीजों का अनुमान इजिली लगा लेता है। अगर बाई चांस वो चीज हो जाती है तो वो उसमें से इजिली उसकी टाइम वेस्टिंग नहीं होती, क्योंकि उसे पहले से पता है कि उसने पहले ये सिनेरियो क्रिएट कर लिया था, ठीक है। Fifth is technological life cycle analysis. Every technological passes through introduction, growth, maturity, decline. By identifying the current stage, firms can forecast when new technology may replace existing works. इसको तो इतना डिटेल में समझने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि हम सबको पता है कि जो टेक्नोलॉजी होती है, जो हमारे प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल, वो 4 स्टेज में चलती है। पहली इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मेच्योरिटी एंड डिक्लाइन। अगर फर्म्स ये आइडेंटिफाई कर लेती है कि वो कौन से स्टेज पे है, अगर वो ग्रोथ के स्टेज पे, तो उसे पता लग जाएगा कि अभी उसके पास डिक्लाइन तक की स्टेज पड़ी है, ठीक है, उसके पास इतना वक्त पड़ा है कि उसके प्रोडक्ट डिक्लाइन। अगर उसको मालूम लगे कि मेच्योरिटी, उसको मालूम लग जाएगा कि कुछ वक्त तक के प्रोडक्ट डिक्लाइन होने वाला है, तो वो क्या करेगा, जल्दी से जल्दी न्यू प्रोडक्ट को रिप्लेस कर देगा, ठीक है। तो यही चीज है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके प्रोडक्ट की कौन सी लाइफ साइकिल चल रही है। ऐसा ना हो कि आपको मालूम ही नहीं और आपका प्रोडक्ट डिक्लाइन पे तक पहुंच गया, ठीक है, तो आप तब तक न्यू प्रोडक्ट बना ही नहीं पाए, उसको रिप्लेस ही नहीं कर पाए। Sixth is substitute product analysis. Monitoring and emerging substitute products service help in predicting technological shift. For example, electrical vehicles are substitute for petrol बेस्ड व्हीकल। सब्सिट्यूट प्रोडक्ट एनालिसिस में हमें ये भी देखना चाहिए कि अगर हमारे प्रोडक्ट का सब्सिट्यूट कौन है, ठीक है, मतलब हमारे प्रोडक्ट का अगर, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे यहाँ कॉफी जो टी है, टी की अगर जो हमारी चायपत्ती है, अगर उसका डिमा उसका जो प्राइस है वो बढ़ जाता है, तो लोग ऑटोमेटिकली कॉफी की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। तो कॉफी को हम बोलते हैं कि वो टी की सब्स्टिट्यूट है। अगर कॉफी का रेट बढ़ जाता है तो लोग चाय की तरफ, टी की तरफ क्या कहते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। तो हम बोलते हैं कि चाय कॉफी की सब्स्टिट्यूट है। वही होता है कि सब्स्टिट्यूट जब एक चीज दूसरे पे जब चेंज करती है, इफेक्ट करती है, का प्राइस घटना बढ़ना दूसरे को इफेक्ट करता है, उसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, ठीक है। इसमें एग्जांपल लिखा है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आर सब्स्टिट्यूट फॉर पेट्रोल बेस्ड व्हीकल, ठीक है। आप देखो इलेक्ट्रिकल व्हीकल किसके सब्स्टिट्यूट है, पेट्रोल बेस्ड व्हीकल के। जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल है वो सस्ते मिल रहे हैं। तो अगर आपको ये पता ही नहीं होगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अभी ट्रेंड में चल रहे हैं, उनके जो कॉस्ट है वो कम पड़ रही है, उनका बिजली का बिल कम पड़ रहा है, उनको इजिली क्या कहते हैं उसको इंस्टॉलमेंट पे वो मिल रहा है, अगर आपको ये सब चीजें पता ही नहीं होगी, आप क्या करेंगे, पेट्रोल बेस पे ही चलते जाएंगे, तो क्या होगा, लोग इजिली इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और आपका बिजनेस ठप हो जाएगा। तो वही है कि आपको ये भी देखना है कि आपके जो सब्सिडी प्रोडक्ट है उस पे क्या इफेक्ट है, ताकि आप अपने प्रोडक्ट की भी कॉस्ट, उसकी डिमांड, हर एक चीज वैसे एनालाइज कर सके, ठीक है। सेवंथ पॉइंट इज पेटेंट एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट एनालिसिस, स्टडिंग पेटेंट फीलिंग, research publication and research and development investment provide signals of upcoming technologies and their potential commercialization। वही बोला कि आप कोई भी पेटेंट को फीलिंग कर रहे हो या उसकी स्टडी कर रहे हो या आप रिसर्च पब्लिकेशन कर रहे हो, आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हो, उससे भी हमें ये पता लग जाता है कि आगे कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज आने वाली है। क्योंकि आपको देखो नॉर्मल सी बात है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आप किसी भी चीज़ के ऊपर रिसर्च करो, डेवलपमेंट, तो आपको पता ही है कि इसमें ये चीज़ें होने वाली, इसीलिए रिसर्च डेवलपमेंट होती है ना, और किस लिए होती है। अब रिसर्च पब्लिकेशन कर रहे हो, आप कोई अखबार पढ़ रहे हो, आपको पता लग रहा है, तो लोग जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो ऐसे ही बताते हैं कि सोने
सोने का दाम बढ़ेगा कि सोने का दाम घटेगा, वो अखबारों में लिखते हैं, अलग-अलग लोगों से पूछते हैं, रिसर्च करते हैं। तो वही चीज़ उसने बोली कि इससे भी आपको पता लग जाता है कि कब कौन-सा चेंज आने वाला है और कब कौन-सा नहीं आएगा, ठीक है? Cross impact analysis. This method evaluates how one technology change influence others. For example, progress in AI influence robotic, healthcare diagnostics and supply chain management. ये भी बोला है कि कभी कभार ऐसा होता है कि एक एक प्रोडक्ट के चेंज आने से ना, एक टेक्नोलॉजी के चेंज आने से सिर्फ एक फील्ड में इफेक्ट नहीं पड़ता, वो बहुत सारे फील्डों में इफेक्ट पड़ता है। तो हमें ये भी चीज देखनी पड़ती है कि अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप हेल्थ केयर, अगर जैसे एआई एआई टूल है, ठीक है। अब एआई टूल का तो इस्तेमाल हो गया, तो अभी ऐसा बोला गया कि जो एआई टूल है वो सिर्फ रोबोटिक्स को ही अफेक्ट करेगी, ठीक है। जिन्होंने रोबोट्स बनाने थे, जिनकी मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी यही थी, तो उन्होंने तो इसका ध्यान दे लिया। बट आप ऐसे नहीं कर सकते ना कि आप हेल्थ केयर से हो, आप सप्लाई चेन मैनेजमेंट से हो, तो आप बैठ गए कि भाई हमारे यहाँ तो इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। आपको ये पता होना चाहिए कि एआई का इफेक्ट आपके ऊपर भी पड़ सकता है। जैसे अब हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक करें, अब एआई के थ्रू हो जा रही है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में भी एआई हेल्प कर रहा है, तो आपको पहले पता होना चाहिए किसी और फील्ड में भी अगर कोई न्यू टेक्नोलॉजी चेंज आ रहा है, तो आपको उसको ध्यान में रखना चाहिए, उसको देखना चाहिए, उस पर रिसर्च करनी चाहिए, कहीं वो टेक्नोलॉजी कहीं थोड़े वक्त के बाद कहीं आपके फील्ड में तो ये इफेक्ट नहीं डालेगी। क्योंकि अब एआई देखो, अब एआई हर जगह आ गई है, अब उस एजुकेशन में भी आ गई। कभी किसी ने सोचा था एजुकेशन से लेके मतलब डॉक्टर से लेके हर एक फील्ड में काम आएगी, पर आ गई ना, किसी ने ये चीज सोची थोड़ी ना थी। बट आपको ध्यान रखना चाहिए कि आगे की जो चीज है ये दूसरों में भी इफेक्ट डालती है, उसी को बोलते हैं क्रॉस इम्पैक्ट, ठीक है। Ninth is market research and consumer feedback. Sometimes forecast technology environment is done by observing consumer behavior and acceptance of prototypes, pilot project and beta version of product. मैं आपको पहले बता दूं प्रोटोटाइप्स क्या होता है। प्रोटोटाइप्स ये होता है कि जब हम कोई प्रोडक्ट, पहला प्रोडक्ट जो बनाते हैं, जो मतलब कि जिसे देख के हम बाकी प्रोडक्ट बनाते हैं, आप इसे बोल सकते हैं कि मिनी वर्जन हो गया, कि एक एक सैंपल हो गया, ठीक है। जो एक प्रोडक्ट का एक सैंपल हो उसको प्रोटोटाइप बोलते हैं। पायलट प्रोजेक्ट ये होता है कि जिसमें एक छोटा-सा कोई भी प्रोडक्ट है, उसको सिर्फ़ छोटे फ़ील्ड तक ही आप देते हो, टेस्टिंग करते हो कि भाई ये इतना चलेगा कि नहीं चलेगा। वही बीटा वर्ज़न ऑफ प्रोडक्ट भी सेम चीज़ है कि आपने उसको प्रोडक्ट को लिया, लेकिन आपने लार्ज स्केल पे उसको लॉन्च नहीं किया, सिर्फ़ छोटे पे किया और आपने देखा कि भाई ये काम करता है कि नहीं करता। वही चीज़ बोली कि मार्केट रिसर्च एंड कंज़्यूमर फीडबैक, कि आपको पहले ये भी देखना पड़ता है कि मार्केट में प्रोडक्ट कैसे चल रहा है, कैसे नहीं चल रहा है, कंज़्यूमर की फीडबैक क्या है, कंज़्यूमर का बिहेवियर क्या है। इससे भी आप फ्यूचर की प्रेडिक्शन कर पाते हो। अगर ये जैसे प्रोटोटाइप्स, पायलट प्रोजेक्ट, बीटा वर्जन ऑफ प्रोडक्ट अगर अच्छे से चल गए, अगर उसे छोटे लेवल पे ज़ूम कर ले, तो आपको अंदाज़ा लग जाता है, आप फोरकास्ट कर लेते हो कि ये भाई आगे जाके लार्ज लेवल पे भी चलेगा। अगर वो यहीं पे रिजेक्ट हो गया, लोगों ने नहीं पसंद किया, तो आपको फोरकास्ट लग जाती है कि भाई आगे जाके भी वेस्ट है, नहीं काम करेगा, ठीक है। प्रोडक्ट तो आप उसमें चेंजेस करते हो। Example in ITI industry, More loss trend analysis help to forecast growth in microphone power. Second is in renewable energy, patent analysis show heavy research and development in battery technology, forecasting future dominance of electrical vehicle. ठीक है। इसका कंक्लूजन क्या है? द टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डायनेमिक कंपोनेंट ऑफ बिजनेस. प्रॉपर फोरकास्टिंग मेथड रेंजिंग फ्रॉम एक्सपर्ट ओपिनियन टू डाटा ड्राइव एनालिसिस enables firms to anticipate changes, reduce risk and exploit new tech opportunity. Accurate forecasting ensures survival and competitiveness in rapidly changing world. कंक्लूजन यही बोला है कि जब टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट जो है ना, वो एक बहुत ही डायनेमिक कंपोनेंट है, बिकॉज आप एक इनप्रिडिक्टेबल थिंग है, ठीक है। आप इसे इतनी इजीली हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आपने सही फोरकास्ट मेथड यूज कर लिया ना, तो कहीं ना कहीं आप जो टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहा है, जो भी चेंजेस आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आप एज अ उसको हथियार की तरह यूज कर सकते हो, टूल की तरह यूज कर सकते हो। आप उससे अपना बिजनेस बढ़ा सकते हो, कॉम्पिटिशन को आप बीट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपने इस चीजों को अनदेखा कर दिया, आपने ध्यान से नहीं दिया, तो ये आपको कहीं न कहीं ले भी डूब सकती है, ठीक है? आपका बिज़नेस भी बंद हो सकता है, आपको रिस्क बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो इसीलिए इसने बोला है कि एक टेक्नोलॉजी में कौन-कौन सा चेंज आ रहा है, उसके साथ आपको अपग्रेड करना है, आपको वो चीज़ें सबको ध्यान में रखना है, तभी आप एनवायरनमेंट या बिज़नेस को लेके चल सकते हो, नहीं तो आपका बिज़नेस कहीं न कहीं घाटे में या रिस्क में जा सकता है। इसीलिए एक चेंजेस को फ़ोरकास्ट करना बहुत ही ज़रूरी फैक्ट है। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।